नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। 3 साल पहले कश्मीर में एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग हुआ था जो एक मायने में ऐतिहासिक था, जो कश्मीर में पहले कभी नहीं हुआ था। आज उस प्रयोग ने आखिरकार दम तोड़ दिया, लेकिन इसमें हैरानी नहीं है। यह लगभग सबको एहसास था कि यह होना ही था, क्योंकि इस प्रयोग की सांसें पहले से उखड़ चुकी थी। यह बात तो आज तय हो गई कि बातचीत और बोली के ऑफर कश्मीर में कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि जिनका एजेंडा ही कश्मीर में आग लगाए रखना हो, वो बातचीत और बोली से कैसे मान सकते हैं। कश्मीर में आतंक का खात्मा राजनीति से नहीं, सैन्य नीति से हो सकता है, क्योंकि 3 साल में कश्मीर में हर फॉर्मूला अपनाया गया जिसमें हिंसा के ठेकेदारों के बारे में यह भ्रम पाला गया कि वो समझ जाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण ने कश्मीर को और तबाह कर दिया। यह साफ हो गया कि इनको सैन्य नीति से ही ठिकाने लगाया जा सकता है, और इसके अलावा ये किसी और फॉर्मूले से मानेंगे ही नहीं। कश्मीर को लेकर बीजेपी ने जो नया दांव खेला है, उसमें वो क्या फायदे नुकसान देख रही है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कश्मीर की आतंकी ब्रिगेड के लिए सबसे बड़े मैसेज की, क्योंकि पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाले आतंक और अराजकता का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसमें नेतागिरी की कोई जगह नहीं है। देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए कश्मीर में जो परिस्थिति इस समय उत्पन्न है, उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए वी हैव डिसाइडेड राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो, और परिस्थिति सुधरने के बाद आगे जो डेवलपमेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे। इस फैसले के पीछे राजनीतिक फायदे का क्या मकसद है, ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये कश्मीर के लिए फिलहाल क्यों जरूरी था, ये उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि कश्मीर के हालात अब उस नेतागिरी से संभलने वाले नहीं हैं, जिस नेतागिरी में आतंकियों और पत्थरबाजों को हाथ लगाने पर हाय तौबा मचने लगती है। कश्मीर में हिंसा के ठेकेदारों को बिना नेतागिरी के दखल वाले सेना के फ्री हैंड और दिल्ली से कमांड कंट्रोल से ही ठिकाने लगाया जा सकता है। आतंकियों और हुर्रियत गैंग को सीज फायर और बोली की बात भी समझ में नहीं आई। दक्षिण कश्मीर 2 साल से आतंक का गढ़ बना है, ये रहम करने से नहीं सुधरेंगे। हालात ये हो गए कि श्रीनगर के अति सुरक्षित इलाके में संपादक शुजात बुखारी की हत्या हुई। आम लोगों पर आतंकियों ने हमले किए, सेना के जवान औरंगजेब को अगवा करके हत्या की। सरकार के जो 2 मुख्य लक्ष्य थे, एक तो शांति, राज्य में शांति बहाल करना, दूसरा राज्य के तीनों प्रमुख हिस्सों में विकास को तेजी से आगे बढ़ाना। These were the twin objectives with which we had joined hands with the PDP to form the coalition government. आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में। ये वो बड़ा फैसला है जिससे कश्मीर में गवर्नर रूल का रास्ता साफ हो गया है, सेना का रास्ता साफ हो गया है। किसी नई सरकार या गठबंधन के कयास भी तुरंत खत्म भी हो गए, क्योंकि सबने इसे खारिज कर दिया। नया रिस्क भी कोई लेना नहीं चाहता। हमने कहा 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हमने 4 साल तक कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी, वो हमारे एजेंडे का पार्ट है। हमने कहा डायलॉग होना चाहिए, होम मिनिस्टर ने डायलॉग की ऑफर दी। हमने कहा यूनिलेटरल सीज फायर होना चाहिए, यूनिलेटरल सीज फायर 1 महीने रहा। हमने स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ 11,000 एफआईआर वापस किए। हमने तो सब कुछ किया। वो तो ठीक है, उन्होंने तोड़ी तो ठीक है ना, उन्होंने तोड़ी, उनका फर्क जो है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने गवर्नर साहब को अपना रिजिग्नेशन भेजा ये कह के कि हम कोई और जो है अलायंस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया कि वो किसी और के साथ गठबंधन करेंगी नहीं।
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। 8वीं बार कश्मीर गवर्नर रूल के कंट्रोल में जा रहा है। हमने गवर्नर साहब से कहा है कि इन हालात में जबकि किसी भी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट है नहीं, तो फिर गवर्नर साहब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं। उनको फौरी तौर गवर्नर रूल लागू करना होगा। ज़्यादा देर जो है गवर्नर रूल रहना नहीं चाहिए। आखिरकार लोगों को हक है वो अपनी हुकूमत चुने, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द गवर्नर साहब और उनके साथी कोशिश करें कि रियासत में दोबारा साजगार हालात बने, नए सिरे से इलेक्शन हो। कश्मीर घाटी की जो हालात हैं उन्हें कंट्रोल में आना उस नेतागिरी के भरोसे कभी भी नहीं किया जा सकता जिस नेतागिरी का हिंसा फैलाने और उसे बढ़ावा देने के खिलाफ एक्शन में दखल होता है। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। अब पाकिस्तान के एजेंडे चलाने वालों को आउट करने की जरूरत है। ये पूरे देश के लिए एक राहत की सांस है। कश्मीर की सरकार भाजपा ने तश्तरी में रखकर अलगाववादियों के ही एक राजनीतिक संगठन को सौंप दी थी और वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर रहे थे। अब कम से कम अलगाववादियों का सरकार में हस्तक्षेप और उनका नियंत्रण घटेगा। बीजेपी के फैसले के तुरंत बाद गृह मंत्री के घर पर कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग। इन हालात में आगे का एक्शन क्या होगा, इसके बारे में रोड मैप तय होगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात को लेकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक अपने घर पर बुलाई थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ और गृह सचिव राजीव गौबा सहित दूसरे गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि आगे आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर के भी बड़े स्तर पर बातचीत की गई। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी और पीडीपी ने कश्मीर में हाथ मिलाया था, लेकिन बेमेल दोस्ती का बोझ इन दोनों से उठाया नहीं जा सका। पत्थरबाजों से हमदर्दी, उनसे केस हटाना, बातचीत के ऑफर देना, टकराव और तुष्टीकरण के बीच कश्मीर के हालात और बिगड़ते गए। इसमें जुलाई 2016 के बाद का वो माहौल भी बना जब आतंकवादी बुरहान वानी मारा गया था। पिछले 3 साल कश्मीर के कैसे रहे ये भी हम आपको बताते हैं। इस दौरान पत्थरबाजी की करीब 5000 घटनाएं हुई। पथराव में करीब 12000 सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए। 3 साल में 591 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन सुरक्षा बल के 252 जवान शहीद भी हुए। अब कश्मीर में सुरक्षा बलों के मिशन में नेतागिरी का दखल खत्म होने से एक नई उम्मीद बंधी कि कश्मीर में आतंक का खात्मा किया जा सके। शुरुआत हो चुकी है। सीज फायर खत्म हुआ तो उत्तर कश्मीर का बांदीपुरा और आज दक्षिण कश्मीर का त्राल। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कश्मीर में आतंक के जो भी गढ़ हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट के लिए अब कोई अड़चन नहीं, क्योंकि नेतागिरी का कहीं दखल हो भी रहा था वो खत्म हो चुका है। सवाल यही है कि क्या आतंक के खात्मे के ये पक्के इरादे कश्मीर में नई उम्मीद जगाएंगे। टेररिस्टों के ऊपर ऑपरेशन बिल्कुल जारी रहेंगे और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, क्योंकि अब पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस जो पहले होती थी कि जैसे पत्थरबाजों को ऊपर में उनको छोड़ दिया गया, उनको बख्श दिया गया, जिनके ऊपर केस थे विड्रॉ कर लिए, वो चीजें नहीं होंगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये एक अच्छी शुरुआत है। ये उन आतंकियों, उन पत्थरबाजों, उस हुर्रियत गैंग के लिए भी सीधा मैसेज है जो पाकिस्तान के एजेंडे पर कश्मीर में हिंसा फैलाते और हिंसा के लिए उकसाते रहे। और इन्हें आम लोगों के नाम पर बचाने वाले, इनकी वकालत करने वाले आगे आ जाते हैं। लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है कि हिंसा के इन ठेकेदारों पर रहम की जाए। आम कश्मीरी इन आतंकियों और इनकी हिंसा से ऊब चुका है। मुझे आने वाले 32 घंटे के अंदर कश्मीर में जो लटेरे हैं, अगर डिफेंस हाथ बढ़ाती है, स्टेट बोलती है मेरा पर्दा उठ गया मेरी कश्मीरियों का, उनका पर्दा में कश्मीर हमारी है, उसको आग नहीं लगानी, आग कश्मीर को नहीं लगानी, बल्कि जो कश्मीर में गुंडे घुसे हुए उनको बाहर निकालना है।
कश्मीर में पिछले 3 साल में सब आजमा कर देख लिया गया। अगर आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला तो बंदूक छोड़ने की अपील भी की गई। पत्थरबाजों के खिलाफ केस भी वापस लिए गए। हुर्रियत गैंग से भी बातचीत का ऑफर दिया गया। सीज फायर जैसी बड़ी पहल की गई, लेकिन जिन्हें हिंसा फैलाना है वो बोली नहीं, गोली से ही समझेंगे। तो सारा जो घाटी है उसमें आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा के मिलिट्री को कह देना चाहिए कि आपके समझ में कोई टेररिस्ट दिखें तो आप उसको निपट सकते हो जैसे आप ठीक समझोगे, वो छूट देनी चाहिए। आज हम उनकी दोनों हाथ को पीछे बांध के कहते हैं जाओ पत्थर भरे कुछ भी हो। अब पत्थर के बारे भी मैं कहता हूँ कि जो पत्थर फेंकेगा उनको सबक सिखाने के लिए गोली चलाने तो गोली चलाना चाहिए। अब सुरक्षा बलों के सामने चैलेंज है कि कश्मीर का वो मिशन पूरा हो जिसमें हिंसा और अराजकता से कश्मीर मुक्त हो। बॉर्डर पर पाकिस्तान की हरकतों के बीच कश्मीर के अंदर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। पाकिस्तान के एजेंटों को ये बताना बहुत जरूरी था कि ताकत नहीं दिखाने और संयम बरतने का मतलब ये नहीं कि आतंक के सामने झुक जाएंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। 2015 में जिस तरह चौंकाते हुए बीजेपी ने पीडीपी से हाथ मिलाया था, लगभग उसी अंदाज में पार्टी ने जम्मू कश्मीर का गठबंधन तोड़ लिया। पीडीपी को साथ लेकर चलने में बीजेपी के लिए शुरू से खतरे थे, लेकिन बीते 3 साल से अधिक के वक्त में बीजेपी ने इसे नजरअंदाज किया। अलगाववादियों, पत्थरबाजों और पाकिस्तान पर महबूबा की नरमदिली से बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा होती रही। कठुआ गैंगरेप मामले के बाद पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अपने सभी मंत्रियों तक को बदला। उधर जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया तो रमजान सीज फायर की महबूबा की मांग को केंद्र सरकार ने माना। आइए आपको महबूबा मुफ्ती की उन बातों से रूबरू कराते हैं जो बीजेपी की राजनीति को मुश्किल में डालती रही। इसी साल फरवरी में 9,730 पत्थरबाजों को माफी दी गई। इन पत्थरबाजों पर 2008 से 2017 के बीच दर्ज 1,745 केस वापस लिए गए। हुर्रियत और पाकिस्तान से बातचीत के लिए महबूबा केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही। आर्टिकल 35A पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का विरोध किया। महबूबा ने यहां तक कहा कि अगर आर्टिकल 35A हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। 2016 में ढेर किए गए आतंकी बुरहान वानी के लिए महबूबा ने बयान दिया कि अगर उन्हें पता होता तो वो उसे एक और मौका दिलवाती। यही नहीं, इसी महबूबा सरकार के दौरान आत्मरक्षा में गोली चलाने वाले सैनिकों पर FIR तक दर्ज हुई। बीते 3.25 साल में बीजेपी दलील देती रही कि जम्मू कश्मीर में जनादेश का सम्मान करने के लिए वो पीडीपी के साथ आई है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों दलों की राजनीति में कहीं कोई समानता कभी नहीं थी। अगर कुछ खास मुद्दों की बात करें तो उसमें शामिल है AFSPA, जहां बीजेपी का स्टैंड है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जम्मू कश्मीर से नहीं हटाया तो पीडीपी से पूरी तरह हटाने के पक्ष में रही है। इसी तरह बीजेपी की राजनीति धारा 370 के विरोध की रही है। ऐसे में बीजेपी का स्टैंड था कि इस पर अब बहस होनी चाहिए, लेकिन पीडीपी का कहना है कि इसे नहीं हटाया जा सकता। बीजेपी ने हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का हमेशा समर्थन किया। पीडीपी हमेशा इसके विरोध में रही। बीजेपी ने कहा कि हुर्रियत से बातचीत नहीं हो सकती, पीडीपी ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। पीडीपी बीजेपी सरकार के दौरान कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी बनाने का मुद्दा भी गरमाया। बीजेपी इसके पक्ष में थी, लेकिन पीडीपी ने इसका विरोध किया। करीब 3 साल पहले की ये तस्वीर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार भी बना सकते हैं। इसमें राजनीतिक हिम्मत और खतरा दोनों था, लेकिन ये राजनीतिक प्रयोग आखिरकार वो बोझ नहीं उठा सका जिसमें कश्मीर को चलाने के लिए 2 अलग अलग सोच वाली पार्टियां एकजुट हुई थी। जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने एक साझा सरकार चलाने का निर्णय लिया था। पिछले 3 साल से ज्यादा के समय में भाजपा अपनी तरफ से सरकार अच्छी तरह चले। ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी, ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये
अलायंस किया था, ये सोच के कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत में फंसे हैं, उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ी ताकतवर पार्टी है, उसके साथ हमने हाथ मिलाया। कश्मीर में एजेंडा ऑफ अलायंस बनाकर बीजेपी और पीडीपी साथ आए थे। नरेंद्र मोदी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बड़ी पहल थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन एक साल के अंदर ही उनके निधन से पहला झटका उस सोच को लगा जिसमें कश्मीर के लिए पहली बार कुछ नया प्रयोग हुआ था। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 4 महीने तक ये चर्चा चलती रही कि कश्मीर में अब क्या होगा। महबूबा मुफ्ती ने कमान संभाली तो बीजेपी साथ रही, लेकिन 2016 के जुलाई से कश्मीर में जो माहौल बना, उसमें उसी वक्त ये तय हो गया था कि अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। टकराव के बीच 2 साल जैसे तैसे खींचे। सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। हम उनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही, ऐसा ही लगता है। हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर करवा दिया। हमने यहाँ नॉट लेस देन द होम मिनिस्टर की लेवल से डायलॉग का एक ऑफर यहाँ दी गई, और हमारा जो पीडीपी का जो मकसद था रिकंसिलिएशन का, जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि यहाँ डायलॉग होना चाहिए। ये फैसला उस राजनीतिक जमीन को फिर से पाने के लिए वो दांव भी है जिसमें गठबंधन सरकार के टकराव और उनसे बने हालात से बीजेपी और पीडीपी दोनों को नुकसान ही हो रहा था। इससे पहले कि महबूबा मुफ्ती बाहर होती, बीजेपी ने पहले ही दांव खेल दिया, लेकिन अब दोनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सरकार में अपना काम किया, गलती दूसरे की है। बीजेपी ने कश्मीर के हालत पर ठीकरा सीधे तौर पर पीडीपी पर फोड़ दिया। जम्मू और लद्दाख से भेदभाव का आरोप लगा बीजेपी का बेस है। हालात संभालने के लिए सख्त नीति की बात करके राष्ट्रवाद का दांव खेला। महबूबा ने यह कहा कि वो एजेंडा ऑफ अलायंस पर ही टिके रहे, अनुच्छेद 370 और 35A का बचाव किया, सीज फायर करवाया, डायलॉग का भी ऑफर दिया, पत्थरबाजों से केस हटवाए। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी का एजेंडा है हीलिंग टच पॉलिसी का, जो पीडीपी का एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, यहाँ के लोगों से भी बात होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रास्ते खुलने चाहिए, उस पॉलिसी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं है। मस्कुलर पॉलिसी या सख्ती की पॉलिसी यहाँ नहीं चल सकती। यानी बीजेपी भी अपनी जय जय कर रही है और पीडीपी भी अपनी जय जय कर रही है। सरकार भले ही गिर गई, लेकिन दोनों को लगता है कि उन्हें इससे राजनीतिक फायदा ही मिलेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर तो कांग्रेस बीजेपी पर बरस रही है। इस खेल में राजनीतिक स्टंट सबको पता है। जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफा सरकार में कदम रखा, तो हमने उसी दिन बताया था जी कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। बीजेपी ने तो इस दांव को 2019 से पहले माहौल बनाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उसे पता था कि अगर कश्मीर में पीडीपी के साथ उसकी सरकार इन हालात में भी चलती रहती तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसी राजनीतिक दांव को लेकर बीजेपी की खिंचाई हो रही है कि जब कश्मीर में हालात कभी अच्छे नहीं थे तो फिर बीजेपी ने आज फैसला क्यों किया। अलायंस ने जम्मू कश्मीर का नहीं, पूरे देश का नुकसान किया। पूरा देश बार बार सदमे में रहा। जो भी कश्मीर में होता था, जम्मू में होता था, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत देर कर दी है। सबसे पहले बात यह है कि पीडीपी के साथ जाना ही सबसे बड़ी गलती थी। ये फैसला बीजेपी ने देश के हित में नहीं लिया, बल्कि एक पॉलिटिकल अपमैनशिप का खेल बीजेपी और पीडीपी खेल रही थी। और आज ये फैसला नहीं लेते तो कल महबूबा मुफ्ती दिल्ली जाकर सीज फायर के कंटिन्यूएशन का डिमांड रखती, और अगर नहीं होता तो वो अपना ये फैसला जो आज लिया ले लेती। कुल मिलाकर कश्मीर को लेकर बीजेपी का राजनीतिक फैसला उस कदम की तरह है जिसमें उसके पार्टनर रही महबूबा भी यही चाह रही होंगी, भले ही वो खुद ये दांव खेलने में पीछे रह गईं। कश्मीर में सरकार फिलहाल कोई भी बनाना नहीं चाहता। ये बताता है कि सरकार में बने रहने का सियासी रिस्क इस वक्त कोई लेना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर में 3.25 साल में बीजेपी पीडीपी गठबंधन का राजनीतिक तलाक हो गया।
अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। साफ है कि वहाँ पर राज्यपाल का शासन होगा तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम होगा। क्या इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जाए? मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि 2019 के चुनाव से पहले क्या वो कश्मीर बना पाएंगे जिसका वो दम भरते थे। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। यह 8वां मौका होगा जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाया जाएगा। वहां सबसे पहले मार्च 1977 में राज्यपाल शासन लगा था। तब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार अल्पमत में आई थी। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से समर्थन वापस लिया था। इसके बाद मार्च 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार के अल्पमत में आने के बाद राज्यपाल शासन लगा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी गुलाम मोहम्मद की सरकार कांग्रेस ने गिराई थी। जनवरी 1990 में जगमोहन को राज्यपाल बनाने के फैसले के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद सबसे लंबे समय तक 6 साल 264 दिनों तक राज्यपाल शासन लगा रहा। अक्टूबर 2002 में त्रिशंकु विधानसभा बनने पर चौथी बार राज्यपाल शासन लगा, लेकिन 15 दिन बाद ही पीडीपी कांग्रेस ने नई सरकार बना ली। जुलाई 2008 में जब पीडीपी ने गुलाम नबी आजाद सरकार से समर्थन वापस लिया तो राज्यपाल शासन लगा। तब अमरनाथ जमीन विवाद पर मचे संघर्ष के बाद सरकार गिरी थी। जनवरी 2015 में त्रिशंकु विधानसभा बनने पर भी राज्यपाल शासन लगा था। बाद में जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद जम्मू कश्मीर 7वीं बार राज्यपाल शासन में गया था। खबरदार में अब हम आपको बीएसएफ की उस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं जहां अचूक निशानेबाज यानी स्नाइपर्स तैयार किए जाते हैं। दरअसल इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुसपैठियों और पाकिस्तानी सेना की खूनी साजिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने निशानेबाजों की एक टोली तैयार की है जो मार्क्समैन के नाम से जाने जाते हैं। बीएसएफ के इन मार्क्समैन की ट्रेनिंग इन दिनों इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स यानी CSWT में चल रही है। आज तक की टीम को वहां जाने का मौका मिला है, जहां 60 जवानों को बीएसएफ स्नाइपर्स बनाने में जुटी है। 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद इन स्नाइपर्स को सरहद पर बीओपी यानी अग्रिम चौकियों पर तैनात किया जाएगा, जहां आतंकी घुसपैठ की सबसे अधिक कोशिशें होती हैं। बीएसएफ के अचूक निशानेबाजों की टीम घुसपैठ को तो नाकाम करेगी ही, इनके अचूक निशाने पर पाकिस्तानी सेना के वो स्नाइपर्स भी होंगे जो चोरी छिपे सीमा पार करके भारतीय सैनिकों को निशाना बनाते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बीएसएफ की उस फैक्ट्री में जहां तैयार होते हैं बीएसएफ के अचूक निशानेबाज, जिनकी हर एक गोली पर लिखा होता है दुश्मन का नाम। स्नाइप नाम की एक चिड़िया होती है, वो बहुत ही फुर्तीली और स्विफ्ट और चालाक पक्षी है। तो ये माना गया है कि जो इतनी स्विफ्ट और फुर्तीली चिड़िया का जो शिकार कर सके वही स्नाइपर कहलाने के लायक है। बीएसएफ के निशानेबाज पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। हमारे धैर्य को इतना मजबूत किया जाता है कि हम एक स्थान पर छुपकर घंटों तक वहां रहकर दुश्मन के ऊपर कड़ी नजर रख सकते हैं और मौका देखते ही दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। हम मेंटली और फिजिकली इस तरह टफ बनते हैं कि आने वाले हर दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल करते हुए हम ये ट्रेनिंग लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीएसएफ के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्निक्स को स्नाइपर्स की फैक्ट्री कहा जाता है। आज हम आपको इसके अंदर लेकर चल रहे हैं और दिखाने वाले हैं कि आखिर कैसे बीएसएफ का जवान अपने बदन को गलाकर स्नाइपर बनता है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। बीएसएफ इसके जवाब में उन जाबाज अचूक निशानेबाजों को तैयार कर रहा है जो पाकिस्तान के इन मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही रोक देगा। आज तक उस फैक्ट्री में पहुंचा है जहां से तैयार होते हैं अचूक निशानेबाज, यानी इंदौर के CSWT में ये वो निशानेबाज तैयार हो रहे हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों और रेंजर्स का मुंहतोड़ जवाब देंगे। घना जंगल, घोर सन्नाटा और तभी अचानक
बीएसएफ के स्नाइपर्स से, जिनकी ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही मकसद है, एक गोली एक शिकार। बीएसएफ की इस स्नाइपर फैक्ट्री में इन दिनों ऐसे 60 स्नाइपर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात होंगे, जो न सिर्फ घुसपैठी आतंकवादियों को देखते ही ढेर करेंगे, बल्कि बीएसएफ को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी स्नाइपर्स को भी देखते ही गोली मारेंगे। बीएसएफ के निशानेबाज पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। दरअसल इस थीम वॉक के जरिए बीएसएफ लगातार भारत पाकिस्तान सरहद के लिए उन जाबाजों को तैयार कर रहा है, जो सरहद में उन आतंकियों को भी जवाब देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सरहद पर तैनात होंगे और ये निशानेबाज अब उन आतंकवादियों को ढेर करेंगे जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचते हैं। एक स्नाइपर की काबिलियत होती है एक गोली एक टारगेट, लेकिन कोई जवान सिर्फ पक्का निशानेबाज बनकर स्नाइपर नहीं कहलाता। इसके लिए उसे अपना बदन तपाकर लोहा बनाना पड़ता है। हालात कैसे भी हों, हमेशा धैर्य रखना होता है, चाहे 45 डिग्री की गर्मी हो या -20 डिग्री की ठंडक। स्नाइपर कभी हार नहीं मानता, तभी तो 100 में से एक जवान स्नाइपर बनाने के लिए चुना जाता है। स्नाइपर जमीन, जंगल और जल सभी जगहों पर छिप सकते हैं। बीएसएफ के खास ट्रेंड स्नाइपर अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर में यानी बीओपीज में तैनात होने वाले हैं। इनको जो ट्रेनिंग यहाँ इंदौर में दी गई है, इसकी कुछ खासियत है। ये लोग 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी अपने आप को 70 से 72 घंटे तक इस जमीन के अंदर रख सकते हैं। इतनी गर्मी में आप लोग कैसे जमीन के अंदर इतने घंटों तक इंतजार कर लेते हैं? हमें एक स्पेशल टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसकी वजह से हम इसमें रहते हैं। हमें अपनी नहीं, अपने देश के सुरक्षा के लिए इतना ट्रेंड किया जाता है कि हम अपने दुश्मन को हिट कर सके और यहाँ से निकल सके। स्नाइपर पूरे सब्र के साथ दुश्मन का इंतजार करते हैं। ये इंतजार लंबा भी हो सकता है, लेकिन मिशन को हर हाल में अंजाम दिया जाएगा। हर स्नाइपर के दिमाग में एक बात भर दी गई है कि एक गोली एक टारगेट। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन बहुत ही बेरहम है। अगर इनका टारगेट चूक गया तो टारगेट इन्हें ही खत्म कर देगा। बीएसएफ की इस स्नाइपर फैक्ट्री में 60 दिन की कड़ी ट्रेनिंग एक सैनिक को स्नाइपर में तब्दील कर देती है। लेकिन स्नाइपर बनना बच्चों का खेल नहीं है। ट्रेनी स्नाइपर की इस टीम को आतंकवादियों के ठिकाने में दाखिल होकर ऑपरेशन पूरा करने की मॉक ड्रिल करवाई जाती है। इस टीम ने एक घर को घेर लिया है, जिसमें 3 आतंकवादी छिपे हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये आप खुद देखिए। बीएसएफ अपने स्नाइपर्स की इस फौज को मार्क्समैन कहकर पुकारती है। और हम इनको रिगरस प्रैक्टिस देते हैं। जरूरी है कि एक स्नाइपर को हर समय फिट रखने के लिए उसके लिए रेगुलर पीटी, योगाभ्यास, रेगुलर ट्रेनिंग और जो भी उसमें नई नई टैक्टिक्स जो पॉसिबल हो सकती हैं, उसको हम सिलेबस में इजाफा करते हैं। फिजिकली फिट हो, मेंटली टफ हो, इलाके को अपने हिसाब से यूज कर सके, अपने आप को कैमोफ्लेज कर सके, सर्विलांस की समझ रखता हो, इलाके को और ज़मीन को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। ये सारी खूबियां देख के ही हम ऐसे जवानों का चुनाव करते हैं जिनको स्नाइपर की ट्रेनिंग दी जा सके। बीएसएफ अपने स्नाइपर्स को हर हाल में सरवाइव करना सिखाती है, क्योंकि स्नाइपर होने का मतलब ही होता है कि दुश्मन की नजर उन तक ना पहुंचे और कोई भी दुश्मन स्नाइपर की नजर से ना छूटे। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तान की शैतानियों का जवाब देने के लिए बीएसएफ खास तरीके के स्नाइपर्स जो तैयार किए हैं, उनको अलग अलग जगहों पर इनको छिपाया भी जाता है। मैं इस वक्त जिस मचान पर मौजूद हूं, जिसकी ऊंचाई करीब 30 फीट है, स्नाइपर्स यहां पर छिपे हुए हैं, पर हमको और आपको ये नहीं दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्नाइपर किस तरीके से यहां पर काम करते हैं। बीएसएफ ट्रेनिंग स्कूल में तैयार हो रही स्नाइपर्स की ये टोली भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलग अलग फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात होगी, जहां से आतंकी घुसपैठ और पाकिस्तान की तरफ से घात लगाकर गोलियां चलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। भारत ने अब
स्नाइपर्स की बड़े स्तर पर ट्रेनिंग शुरू कर दी है और इनको उन जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां से पाकिस्तान भारत के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। 8 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद बीएसएफ के इन कमांडोज को अलग अलग जगहों पर भेजा जाएगा जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बीएसएफ के जिन निशानेबाज ब्रिगेड की ट्रेनिंग की एक्शन पैक्ड रिपोर्ट आपने देखी, जो जल्द ही बॉर्डर पर पाकिस्तान के पेड स्नाइपर्स को चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर ढेर करने के मिशन पर निकलेंगे, आज तक के पास इस बात की खुफिया जानकारी है कि स्नाइपर्स के तौर पर पाकिस्तान सेना के साथ साथ आतंकी संगठन लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भी स्नाइपर्स के तौर पर भर्ती किया जाता है। सूत्रों के अनुसार इन स्नाइपर आतंकवादियों को पीओके में मौजूद ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान सेना की स्पेशल ऑपरेशन टीम के साथ ट्रेन किया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को स्नाइपर शूटिंग के बदले में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम देती है। आतंकवादियों और सैनिकों की मिलीजुली टीम को स्नाइपर ट्रेनिंग देकर पाकिस्तानी फौज ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर करीब 150 स्नाइपर्स को तैनात किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलओसी के पार पीओके के इलाके में पाकिस्तानी सेना ने माछिल, उड़ी, तंगधार, पूंछ, बिम्बर गली और कृष्णा घाटी समेत कई इलाकों में अपने स्नाइपर आतंकी तैनात किए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने मसरूर, बड़ा भाई, सुकमल और लूनी में अपने शार्प शूटर्स को तैनात किया है। पाकिस्तान की इन्हीं आतंकवादी स्नाइपर्स की साजिशों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने अपने स्नाइपर्स की टोलियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जो जल्द ही बॉर्डर पर तैनात होकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को गोलियों से छलनी करने का काम करेंगे, जिसका ट्रेलर हमने आज आपको दिखाया। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार। हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। ये उस शख्स पर निर्भर करता है कि वो तकनीक से कितना फायदा उठाता है और कितना नुकसान सहता है। यही बात तेजी से डिजिटल होते भारत पर लागू होती है, जिसे डिजिटल होने के फायदे के साथ साथ नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वित्तीय जानकारियों पर रिसर्च करने वाली ग्लोबल कंपनी के ऑनलाइन सर्वे में ये बात सामने आई है। भारत में 24% भारतीय ऑनलाइन लेन देन के दौरान धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। डिजिटल ठगी के मामले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 57%, बैंकिंग सेक्टर में 54% और रिटेल सेक्टर में 46% लोग धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। इसकी वजह बताते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 50% भारतीय बैंकों के साथ सहज तरीके से अपना पर्सनल डेटा शेयर कर लेते हैं। इसके अलावा 51% भारतीय अलग अलग तरह की ऑनलाइन सेवाओं का फायदा लेने के लिए पर्सनल जानकारियां शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ 6% भारतीय ही ऑनलाइन शेयर की गई पर्सनल जानकारी पर खुद नजर रखते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया में कदम बढ़ा रहा है, उतनी तेजी से ऑनलाइन ठगा जा रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना